हेलो। नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। सेल मेम्ब्रेन की डिटेल लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन किया था कि सेल मेम्ब्रेन और प्रोटीन लिपिड की फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर और उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन किया था। आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल पे रखी पर डाल दी मैंने है। आज जो हमारा टॉपिक जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल जो लेक्चर है उसमें जो सीरीज है उसमें आज अपन जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहले अपन डायग्राम देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ न्यूक्लियस से, अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से अटैचमेंट रहता है। अगर मैं इसको इस तरह से बताऊं तो न्यूक्लियस क्या है कि ये इस तरह से डबल मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, जिसमें इस तरह से क्या रहते हैं, न्यूक्लियर पोर रहते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन के न्यूक्लियर पोर से क्या कंटिन्यू रहता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से कंटिन्यू रहता है और इससे आउटर मेम्ब्रेन से इसका अटैचमेंट होता है। और आप देख रहे होंगे इसके सरफेस पे इस तरह के प्रोटीन क्या होता है कि रफ चीज दिख रही होगी आपको ना, रफ। तो ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स इससे अटैच होते हैं क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज टू टाइप्स, रफ और स्मूथ। जिस पे राइबोसोम अटैच होते हैं तो उसका रफ सरफेस हो जाती है, तो उसे अपन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जिस पे ये अटैच नहीं होते राइबोसोम, उससे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है। रफ एंडो मैं पहले कंक्लूड कर रहा हूँ, फिर अपन थ्योरी बेसिस पे चलेंगे। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है कि राइबोसोम्स जो साइटोप्लाज्म में रहते हैं वो राइबोसोम इसमें अटैचमेंट होते हैं। राइबोसोम अगर इस सेल वॉल के ये जो राइबोसोम है इसकी अगर आप इसको जूम करेंगे तो ये देखिए, ये भी एक फास्फोलिपिड की बाई लेयर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बीच में आप ये देखते हो, एक तो ये देख रहे हैं क्या, प्रोटीन। दूसरा एक ग्लाइकोप्रोटीन अटैचमेंट है इसमें, जिसका नाम क्या होता है, राइबोफोरिन। क्योंकि इसको जो राइबोसोम अटैचमेंट होता है तो वो क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, राइबोफोरिन। उससे इसका अटैचमेंट होता है। ये देखिए, राइबोफोरिन से आपका एक रिसेप्टर होता है, इससे ये आपके राइबोसोम एटीएस राइबोसोम अटैच होते हैं। और ये बीच में क्या होता है कि ये प्रोटीन बनने के स्टेप्स है। क्योंकि राइबोसोम से एक्चुअली क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन जो बनते हैं राइबोसोम से वो अंदर आके और वो मॉडिफिकेशन होते हैं। तो होता क्या है कि जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए राइबोसोम, जो राइबोसोम होता है इस एमआरएनए को कोड करता है। फिर यहाँ से ये दोनों अंदर जाके जो अंदर जो न्यूक्लियस, ये अंदर वाला पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म का है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आके ये न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोस जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर आते हैं। और ये इस पे जो टीआरएनए और प्रोटीन की एमिनो एसिड चेन जुड़ के एक तरह से फिर मॉडिफाई एक प्रोटीन बनता है, जो कि फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आके उसका मॉडिफिकेशंस होते हैं। और सॉरी, अंदर तो इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में आते हैं और उस ल्यूमन में इसकी पैकेजिंग होती है। पर ये कहाँ से आता है, एमआरएनए आपके न्यूक्लियोप्लाज्म से आता है। एक बार वापस समझाते तो हम थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो गया है बच्चों कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बाहर से जो हम कह रहे हैं ना रफ सरफेस है। तो जो राइबोसोम अटैचमेंट होता है वो किससे अटैचमेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन राइबोफोरिन से। तो जो राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनता है, एमआरएनए का जो एनकोड करने के बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस में जाता है, ल्यूमेन में जाता है। और इस ल्यूमेन में इसकी क्या होती है, पैकेजिंग और मॉडिफिकेशंस होते हैं। क्योंकि जब तक प्रोटीन का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं आ जाता तब तक प्रोटीन फंक्शनिंग नहीं करता है। ठीक है। अब इसके अपन थ्योरिकल पार्ट में देखते हैं। अच्छा, दूसरा जो स्मूथ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका काम है फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और डिटॉक्सिफिकेशन। आइए, ई आर इज ए नेटवर्क। ई इसका अपन ये वाला ले लेते हैं पोर्शन। चलिए, ई आर इज ए नेटवर्क ऑफ न्यूमरस ब्रांच मेम्ब्रेन, है ना। आपने देख रहे हो ना, बहुत सारी ब्रांचेस है, न्यूमरस ब्रांच है। और फ्रॉम न्यूक्लियर, न्यूक्लियर की कौन सी, आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू है, विच इज एक्सटेंशनली साइटोप्लाज्म, जो कि पूरी साइटोप्लाज्म में से फैली रहती है। क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो उसका प्रोटीन से जो वेसिकल्स निकलते हैं ईआर से, वो गोल्जी एपरेटस की तरफ जाते हैं। तो इनका काम है प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होना, और गोल्जी एपरेटस में जाके और अच्छी तरह से मॉडिफिकेशन होके ये क्या होता है कि बाहर टारगेटेड जहां पे भी सेल्स होती है वहां ये सीक्रेट चले जाते हैं। इट इज ऑब्जर्व बाय गार्नियर 1897 और नेम्ड बाय पोर्टर। ये इनके नेम दिए गए हैं और किसने ऑब्जर्व किया। प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट इन मेच्योर आरबीसी में ये प्रेजेंट नहीं होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये याद रखना।
और प्रोक्रियोटिक में आप क्या होता है, एब्सेंट होता है प्रोक्रियोटिक सेल्स के अंदर। टाइप्स ऑफ ईआर में बात करें तो एक तो स्मूथ होता है, एक रफ होता है। रफ क्या होता है कि इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब रफ की बात कर लेते हैं। फाउंड इन दैट सेल्स एक्टिवली सिंथेसाइज प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने कहा कि रफ होता है, एक स्मूथ होता है। रफ के क्यों होता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम अटैचमेंट है, तो वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम्स किस तरह से होता है कि उसके एमआरएनए कोड करके अंदर की तरफ जाता है और वो ग्लाइकोपेप्टाइड बनता है अंदर की तरफ, वो ग्लाइकोपेप्टाइड फंक्शनिंग हो जाता है। तो ऐसी सेल्स जो प्रोटीन बना रही, उसमें एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है, जैसे कि आपकी पेनक्रियाटिक सेल्स, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी हार्मोन जो प्रोटीन नेचर्स के हार्मोन है, उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होते हैं, ठीक है। पेनक्रियाटिक सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन, ठीक है। नर्व सेल्स, न्यूरोट्रांसमीटर सेल्स, ये सारे क्या है, प्रोटीन्स हैं। देख ये द राइबोसोम रिमेन अटैच्ड टू द सरफेस ईआर विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड राइबोफोरिन, ये मैंने आपको बता दिया था भाई। 60s यूनिट से इसका क्या होता है, जुड़ा रहता है। लार्ज यूनिट से इसका राइबोसोम्स की 60s यूनिट होती है, एक 40s यूनिट होती है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के समझ में है शॉर्ट में कि इसके ऊपर राइबोसोम अटैचमेंट है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स करता है, फिर उसके बाद उसका मॉडिफिकेशन ईआर में भी होता है और गोल्जी एपरेटस में भी होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जहां जो सेल्स बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रोटीन का ज्यादा सिंथेसिस करते हैं, उसमें रफ ईआर भी बहुत ज्यादा होता है। पेनक्रियाटिक सेल्स एंजाइम बनाती है, वो प्रोटीन नेचर की होती है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी तरह से आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने वाली नर्व सेल्स। आइए अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कशन करते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ दिस टाइप ईआर इज स्मूथ बिकॉज राइबोसोम आर नॉट प्रेजेंट, इसलिए स्मूथ है। इफ इज एब्सेंट इन द सेल परफॉर्मिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में ये एब्सेंट होती है, क्योंकि ये काम क्या करती है, ये सिंथेसिस करती है स्टीरॉयड हार्मोन, फॉस्फोलिपिड, है ना, ये इसका काम होता है। ठीक है, जो कि स्टीरॉयड हार्मोन, जैसे ये कौन से सेल स्टीरॉयड हार्मोन बनाती है भैया, जैसे कि आपके एड्रिनल ग्लैंड हो गई, है ना, ये स्टीरॉयड हार्मोन बनाती है। और एस्ट्रोजन हार्मोन, जैसे कि आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ये सारे क्या आपके कोलेस्ट्रॉल हार्मोन है, तो ये कोलेस्ट्रॉल का भी सिंथेसिस करती है। तो इनमें क्या पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। दूसरा इसका एक और फंक्शन है, स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम। कैल्शियम जो कि पर्टिकुलर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एक स्मूथ मसल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल सेल्स का, है ना, उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। वो क्या करती है, ये स्मूथ ईआर कैल्शियम को स्टोर करके चलती है। तो जैसे मसल्स का एक्शन पोटेंशियल होता है, तो यहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है और वहां पे मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है, जो कि अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ईआर में हमने क्या देखा, एक तो सिस्टर्नी देखी, एक वेसिकल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं। सिस्टर्नी जैसे कि आपके क्या होता है कि सिस्टर्नाई में क्या होता है, इस तरह के आपके लॉन्ग फ्लेटेड, है ना, लॉन्ग फ्लेटेड एंड ब्रांचेज, ब्रांचेज नहीं होती, ये कंटिन्यूस रहती है एक दूसरे के। गोल्जी एपरेटस और ईआर में यही डिफरेंस है कि गोल्जी एपरेटस तो क्या होती है कि ये पर्टिकुलर अलग अलग ब्रांचेस है, पर ये ब्रांचेस नहीं है, एक ही होती है, और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद एंड में क्या होता है कि दे आर ओवल सेक, ये इन्हीं वेसिकल्स में क्या होता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन पैकेज रहता है, ठीक है। और ये जो ट्यूब्यूल्स होती है, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है, ठीक है। दे आर यूजली इन द सेल्स प्रोटीन सेल्स टेकिंग पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। वेसिकल्स सिस्टर्नी में आपके क्या जो ल्यूमेन होते हैं, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस में होते हैं। वेसिकल्स भी क्या होता है, दे आर फाउंड मोर इन द सेल्स टेकिंग पार्ट इन द मच प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। वेसिकल्स जो ट्यूबल से, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकल्स के ट्यूबल से भी निकलता है, वो भी वेसिकल्स निकलते हैं, वो भी पैकेज जो कि निकलते हैं। दे आर फॉर्म्ड इन द टेकिंग पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। समझ में आ गया क्या क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शंस ऑफ ईआर दोस्तों क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, प्रोटीन की फोल्डिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, ये काम आपका प्रोटीन के अंदर होता है। स्मूथ ये तो रफ का है। ये स्मूथ के अंदर लिपिड सिंथेसिस, फास्फोलिपिड जो कि सेल मेम्ब्रेन में काम आता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो कि आपके क्या होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। बाइल एसिड, कोलेस्ट्रॉल जो कि बाइल एसिड को भी फॉर्मेशन करता है, जो कि फैट का इमल्सिफिकेशन का होता है। कोलेस्ट्रॉल से आपके क्या बनते हैं, सेक्स हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। कोलेस्ट्रॉल फिर स्टीरॉयड हार्मोन भी बनाता है ये, ठीक है ना। तो जैसे कोर्टिसोल, तो इसमें जो कोर्टिसोल बनाता है उसमें आपको स्मूथ ईआर ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा इसका मेन फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग जैसे कि एल्कोहल हुआ, कोई भी ड्रग होती है, तो ये लीवर में क्या करता है कि जो स्मूथ ईआर होता है लीवर का,
वो उस पर OH ग्रुप ऐड कर देता है। OH ग्रुप ऐड हो जाने से वो वाटर, एक तरह से OH ग्रुप ऐड होने से वो यूरिन के द्वारा इजी एक्सक्रिएट हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर कहते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। उसका इस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। पर इसीलिए तो कहते हैं ना कि अगर कोई क्रोनिक एल्कोहल लेता है तो उसको क्या होता है कि जल्दी नशा नहीं हो पाता, क्योंकि क्रोनिक एल्कोहल से, क्योंकि जैसे आप एल्कोहल ले रहे हो तो उसका तुरंत डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि उसका स्मूथ ER बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो तुरंत डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, तो उसको टॉक्सिक जो नशा होना चाहिए वो नशा नहीं हो पाता है। स्मूथ ER का काम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का भी होता है। तो ये आज की सीरीज में इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंप्लीट होता है। कल अपन इसके बारे में जो डिस्कशन करेंगे वो है न्यूक्लियस। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।